यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। गोल्डमैन की शर्त सुनकर जय सोच में पड़ गया, लेकिन वो इस बात से खुश था कि चलो अंजना का मैसेज उसने गोल्डमैन तक पहुंचा तो दिया ही है। उनसे कहा, ठीक है जैसा तुम कहो, मैं तुम्हें बात करके बताता हूँ। अर्जुन की शर्त जय को थोड़ी अजीब तो लगती है, पर फिर ये सोचकर शांत रहता है कि गोल्डमैन खुद ही बहुत अजीब है, इसीलिए उसकी बातें भी अजीब ही होंगी। और वैसे भी गोल्डमैन अंजना से मिले या ना मिले इससे उसे क्या, उसने तो अपना काम कर दिया ना। अगर गोल्डमैन अंजना से नहीं मिलना चाहता है तो ना सही, वो गोल्डमैन को फोर्स नहीं करेगा। आफ्टर ऑल, गोल्डमैन उसकी सोने का अंडे देने वाली मुर्गी है और अंजना के लिए वो अपनी इस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को नहीं खो सकता। इसलिए वो अर्जुन की बात पर राजी हो जाता है। और वैसे भी ऐसा तो होगा नहीं कि मोक्ष आश्रम में रहकर गोल्डमैन और अंजना कभी आमने सामने ना आए। कभी न कभी तो वो लोग एक दूसरे से मिलेंगे ही, तब ये लोग खुद ही आपस में निपट लेंगे। तब तक अगर जय को मैसेंजर ही बने रहना पड़ेगा तो वही सही, कम से कम दोनों पार्टीज खुश तो रहेंगी। और दोनों पार्टीज खुश तो जय खुश, और फिलहाल के लिए वही काफ़ी है। जय को म्यूटन एलियन की एनर्जी बेचने के बाद अर्जुन फुर्तीले टिड्डों के इलाके से चला गया। रास्ते में एक सुनसान जगह देखकर उसने अपना सुनहरा कवच हटाया और मोक्ष आश्रम की तरफ निकल पड़ा। इस समय अर्जुन बहुत ही अच्छे मूड में था। आफ्टर ऑल, उसने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा उसने कमाया था। आया तो वो 3 करोड़ रुपए कमाने था, पर यहाँ तो उसे 1 करोड़ रुपए बोनस में मिल गए। अब घर भी बिकने से बच जाएगा और उसकी बहन का फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। अपने कमरे में आते ही अर्जुन ने अपना सामान पैक किया और टेलीपोर्ट स्टेशन की तरफ निकल गया। फाइनली जिस मकसद के लिए वो यहाँ आया था वो पूरा हो गया और अब करीब 6 महीने के बाद वो घर जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। टेलीपोर्ट स्टेशन से अपने प्लैनेट पहुंचने में बस कुछ ही सेकंड्स लगे। लैब में डॉक्टर खुराना से उनका हाल चाल पूछने के बाद अर्जुन सीधा अपने घर की तरफ निकल गया। बात तो उसे कई चीज़ों के बारे में डॉक्टर खुराना से करनी थी, पर उन सब में टाइम लग जाता। और इस समय अर्जुन को अपने घर जाने की जल्दी थी। इसलिए डॉक्टर खुराना से बाद में बात करने के लिए बोलकर अर्जुन अपने घर चला गया। 6 महीने बाद अर्जुन का घर लौटना उसके घर वालों के लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं था। वो लोग नहीं जानते थे कि इतने दिनों से अर्जुन टाइटन ग्रह पर था। उनके हिसाब से तो डॉक्टर खुराना ने अर्जुन की जॉब अपने ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी ब्रांच में लगवाई थी जो दूसरे शहर में था। इतने दिन अर्जुन इसलिए घर नहीं आया था क्योंकि डॉक्टर खुराना के ऑर्गेनाइजेशन के नियम काफी अलग है। इसलिए जब तक कि अर्जुन का प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता वो घर नहीं जा सकता था। यही वो बहाना था जो अर्जुन और डॉक्टर खुराना ने मिलकर प्रेरणा रहेजा को बताया था। जाहिर है, वो दोनों उन्हें ये नहीं बता सकते थे कि पैसे कमाने के लिए अर्जुन दूसरे शहर नहीं बल्कि दूसरे ग्रह जाने वाला था। वो कभी इस बात के लिए राजी नहीं होती। इसलिए बेहतर यही था कि प्रेरणा रहेजा से सच्चाई छुपी रहे। इसलिए अब जब 6 महीने के बाद अर्जुन घर लौटा तो घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी छोटी बहन अनुजा तो उसे छोड़ ही नहीं रही थी। इतने दिन टाइटन ग्रह पर इतने अजनबियों और एलियंस के बीच अकेले रहने के बाद अपने घर वालों के बीच आना अर्जुन के लिए भी बहुत इमोशनल था। सही मायनों में आज उसे एहसास हुआ कि इतने दिन उसने अपनी फैमिली को कितना मिस किया था। पर फिर वो गया भी तो उन्हीं लोगों के लिए था ताकि फ्यूचर में उन लोगों को कोई परेशान ना कर सके। और अब फाइनली वो ये कह सकता है कि उसके डैड ने जो जिम्मेदारी उस पर छोड़ी थी उसे उसने अच्छे से पूरा किया है। शाम को एडवोकेट विक्रम से मिलकर अर्जुन ने सभी जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हुए अपने रिश्तेदारों को 1-1 करोड़ रुपए दे दिए।
फ्यूचर में वो लोग किसी तरह की प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, इसके लिए अर्जुन ने एडवोकेट विक्रम को बोलकर पहले ही उनसे डॉक्यूमेंट साइन करवा लिए। इतने कम समय में अर्जुन को इतने रुपयों का इंतजाम करते हुए देख उसके रिश्तेदार भी हैरान थे, पर अर्जुन को इन सब से कोई मतलब नहीं था। उसकी फैमिली सेफ है, उसके लिए इतना काफी था। बाकी अब उसके रिश्तेदार क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, उससे अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन के चाचा ने उससे इस बारे में बात करने की कोशिश भी की, पर अर्जुन ने उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अब जब वो लोग उसकी फैमिली को और परेशान नहीं करेंगे तब तक वो लोग जिए या मरे उससे मतलब नहीं है। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद अर्जुन राहत की सांस ली थी। अब जब सब कुछ ठीक हो आया है तो आगे भी सब ठीक ही होगा। उसकी बहन अब गवर्नमेंट स्कूल नहीं बल्कि बाकी तरह प्राइवेट स्कूल में जाएगी और अर्जुन से अच्छी एजुकेशन हासिल करेगी। और उसकी माँ को भी बाहर जाकर जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फाइनली, जिंदगी पहले जैसी हो रही है। अर्जुन इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ अपने कमरे में बैठा था जब अचानक से उसे कुछ याद आता है। वो मेमोरी चिप जो उसे टाइटन ग्रह पर अंश गुजराल के पास मिली थी। क्या हो सकता है उस चिप में? और सबसे बड़ी बात, वो टाइटन पर कर क्या रही थी? आफ्टर ऑल, वो ये कभी नहीं भूल सकता कि जख्मी होने के बावजूद अंश उस पर कितना भारी पड़ गया था। अगर उसके पास भी अर्जुन जैसी ही डेविल सोल होती, तो इस समय अर्जुन अपने घर में जिंदा नहीं बैठा होता। पता नहीं क्यों, पर अर्जुन को ऐसा इंट्यूशन हो रहा था कि इस चिप में ऐसा कुछ है जो उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। यही सोचकर अर्जुन ने तुरंत ही अपने लैपटॉप पर वो चिप इंसर्ट किया और कुछ ही देर में उस चिप के कंटेंट्स अर्जुन के सामने आ गए। हाइपर जीन आर्ट्स। ये हाइपर जीन आर्ट्स का ट्यूटोरियल है। अर्जुन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ था। कहीं न कहीं उसे हंसी भी आ जाती है। उसे लगा था कि शायद इस चिप में कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, पर यहाँ तो ट्यूटोरियल है। पर ये भी बुरा नहीं है। कम से कम उसे बिना पैसे खर्च करे हाइपर जीन आर्ट्स सीखने को मिल जाएगी। यही सोचकर अर्जुन ने उस ट्यूटोरियल को देखना शुरू कर दिया। वीडियो में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की अलग अलग तरह के मूवमेंट्स करके उसके बारे में समझा रही थी। भले ही वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, पर अर्जुन का पूरा ध्यान सिर्फ उसकी बताई बातों पर था। एक पल के लिए भी उसके मन में कोई गलत ख्याल नहीं आए। जेडेस्कन, ये तो वही आर्ट है न जिसका इस्तेमाल उस दिन अंश गुजराल ने किया था। अर्जुन को तो ऐसा लग रहा था मानो उसके हाथ खजाना लग गया हो। उसे याद है कैसे अंश के हाथों ने किसी आरी की तरह उसके भाले के 2 टुकड़े कर दिए थे। फाइनली, अब वो भी इस आर्ट को सीख सकता है। 48 घंटे तक कमरे में बंद रहने के बाद, आखिरकार अर्जुन ने उस वीडियो ट्यूटोरियल से सब कुछ सीख लिया और उसके बाद उसने चिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। अगर वो इस चिप को अपने साथ रखता और फ्यूचर में अगर ये किसी के हाथ लग जाती, तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। हाइपर जीन आर्ट्स का ये ट्यूटोरियल देखने के बाद अर्जुन इतना तो समझ गया था कि अंश गुजराल कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। उसके पीछे कोई बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी का हाथ है। और एक बार अगर उस आदमी को अंश की मौत का पता चल जाएगा तो क्या पता वो इस चिप के जरिए अर्जुन तक पहुंच जाए। इसलिए उस चिप का डिस्ट्रॉय होना ही सही था। चिप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के बाद अर्जुन हाइपर जीन आर्ट्स की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। इससे पहले उसने कई बार इस ट्यूटोरियल को खरीदने की कोशिश की थी, पर एक्सपेंसिव होने के कारण वो ऐसा कर नहीं पाया था। अब जब उसके इतने पैसे हो गए थे कि वो इस ट्यूटोरियल को खरीद सके, तब किस्मत से उसे ये फ्री में मिल गया और भी इतने एडवांस्ड लेवल का। अब तो उसकी किस्मत भी उसका साथ दे रही है। हालांकि वो ये जानता था कि जेडेस्कन की प्रैक्टिस करना मोक्ष आश्रम में उसकी सच्चाई बाहर ला सकता था। वहां पर जो लो प्रोफाइल स्टेटस उसने बनाया था वो खतरे में पड़ सकता था। पर फिर भी उसने इस आर्ट की प्रैक्टिस करने की सोची। आफ्टर ऑल, वो जिंदगी भर तो टाइटन ग्रह पर लो प्रोफाइल नहीं रह सकता ना। कभी न कभी तो उसकी लेवल अप होगी ही। इसलिए बेहतर है कि अभी से तैयारी शुरू कर दी जाए। और वैसे भी अगर अभी उसने ये मौका गंवा दिया तो दोबारा ऐसा कोई मौका उसके हाथ नहीं आएगा।
यही सोचकर उसने अपनी प्रैक्टिस करना जारी रखा। वापस मोक्ष आश्रम में कुछ दिनों तक लगातार प्रैक्टिस करने के बाद अर्जुन रस्तोगी को अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगे थे। उसका शरीर सामान्य से 2 डिग्री ठंडा रहने लगा था, लेकिन उसे कोई परेशानी नहीं थी। उसकी त्वचा चिकनी हो गई थी, और वह खुद को पहले से कहीं ज्यादा फिट महसूस कर रहा था। अब वह मोक्ष आश्रम में रहने के लिए पूरी तरह से तैयार था। परिवार के साथ समय बिताने के बाद अर्जुन को मोक्ष आश्रम वापस जाना था। जाने से पहले वह डॉक्टर खुराना से मिला, जिन्होंने ये जानकर खुशी जताई कि वह मिशन जारी रख रहा है। अर्जुन ने उन्हें बताया कि परिवार को एक स्थिर जीवन देने के लिए 3 करोड़ काफी नहीं है, जिससे डॉक्टर खुराना बहुत प्रभावित हुए। अर्जुन ने डॉक्टर खुराना को अंश गुजराल के बारे में बताया कि वह किसी ग्लोरी आश्रम से था और हाइपजीन आर्ट्स जानता था। अर्जुन ने जानबूझकर उसकी मौत की बात छुपाई। डॉक्टर खुराना ने कहा कि उन्हें ऐसे किसी बेस के बारे में पता नहीं था, जिसका मतलब था कि कोई और भी गुप्त मिशन चला रहा था। दक्ष का आगमन और अर्जुन की चिंता। डॉक्टर खुराना ने अर्जुन को बताया कि उसका चचेरा भाई दक्ष भी इस मिशन के लिए चुना गया है और वह टाइटन ग्रह पहुंच गया होगा। ये सुनकर अर्जुन हैरान और परेशान हो गया। उसने मजाक में कहा कि अब परिवार का ड्रामा टाइटन पर भी चलेगा। डॉक्टर खुराना ने उसे अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। इस बार जब अर्जुन वापस मोक्ष आश्रम आया तो उसके अंदर एक नया उत्साह था। उसका लक्ष्य अब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि एक अलग पहचान बनाना भी था। वह जानता था कि उसे दक्ष से दूर रहना होगा, क्योंकि उसकी जासूसी की आदत अर्जुन की लो प्रोफाइल पहचान को खतरे में डाल सकती थी। अचानक आमना सामना। दुर्भाग्यवश अर्जुन की किस्मत उसके साथ नहीं थी। जिस इंसान से कभी न मिलने का फैसला करके वह अपने कमरे से निकला ही था, वही इंसान उसकी नजरों के ठीक सामने खड़ा था। दक्ष मोक्ष आश्रम के कुछ लोगों के साथ जा रहा था जब उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन ने तुरंत पलटने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन। दक्ष ने उसे पहचान लिया। वह हैरान था कि जिस अर्जुन को वह दूसरे शहर में समझ रहा था, वह यहाँ मोक्ष आश्रम में था। दक्ष के साथियों ने भी पूछा कि क्या वह सनकी को जानता है। ये सुनकर दक्ष घबरा गया कि अगर उन लोगों को पता चल गया कि वह सनकी को जानता है, तो उसकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जिस सनकी को देखने के लिए वह उत्सुक था, वह उसका अपना भाई निकलेगा। नहीं, मैं नहीं जानता। मुझे कोई गलतफहमी हो गई थी। मुझे लगा कि कोई और है। चलो चलते हैं। अर्जुन के साथ नाम जोड़ने के ख्याल भर से भी दक्ष काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड महसूस कर रहा था। इसलिए अपने साथियों से झूठ बोलकर दक्ष अर्जुन को बिना हेलो बोले ही वहां से चला जाता है। दक्ष को इस तरह अपने साथियों से झूठ बोलता देखकर अर्जुन राहत की सांस लेता है। कहीं न कहीं उसे हंसी भी आ जाती है। दक्ष की शक्ल साफ बता रही थी कि वो झूठ बोल रहा था। पता नहीं मोक्ष आश्रम के इन समझदार लोगों ने उसका झूठ कैसे नहीं पकड़ा। खैर मुझे क्या, अच्छा ही है कि दक्ष ने खुद मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। जितना मैं दक्ष को जानता हूँ, मेरे सनकी होने के स्टेटस की वजह से अब वो मेरी जासूसी करने की सोचेगा भी नहीं। अच्छा ही है कि दक्ष खुद ही मुझसे दूर रहेगा। जब उसे ही मुझसे कोई मतलब नहीं है तो फिर मुझे भी उसके यहाँ होने से परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ना ही किसी को ये बताने की जरूरत है कि दक्ष मेरा कजिन है और वो झूठ बोल रहा था। जैसे कि सब मेरी बात पर विश्वास कर ही लेंगे। चलो कम से कम सनकी नाम से पॉपुलर होने का कोई तो फायदा मिला। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सोचा और एलियन का शिकार करने के लिए निकल गया। पिछली बार की तरह इस बार भी अर्जुन ने एक प्राइमरी एलियन का शिकार करके काले क्रिस्टल की मदद से उसे एक म्यूटेंट या सेक्रेड ब्लड एलियन में बदलने का डिसाइड किया। वैसे प्रेफरेंस तो उसकी एक प्राइमरी एलियन को सेक्रेड एलियन में बदलने की ही थी। पिछली बार उसने एक प्राइमरी एलियन को म्यूटेंट एलियन के बदलने में करीब 15 दिन लग गए थे।
इसलिए इस बार अर्जुन ये जानने के लिए क्यूरियस था कि एक प्राइमरी एलियन को सेक्रेड ब्लड एलियन में बदलने में कितना समय लगेगा। वैसे भी इस वक्त उसे एक सेक्रेड ब्लड एलियन का शिकार करने की ज़रूरत ज़्यादा थी। तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रेड जीन पॉइंट्स हासिल करके अपने फिजिकल डेवलपमेंट की फर्स्ट लेवल पार कर सकता था। पर ये इतना आसान भी नहीं था। एक जंगली म्यूटेंट एलियन का शिकार करना फिर भी काफ़ी आसान है, लेकिन एक सेक्रेड ब्लड एलियन का शिकार करना लगभग नामुमकिन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर उस पहाड़ी वाले सेक्रेड ब्लड एलियन को ही ले लो। अगर उस दिन वो एलियन, महागुरु, के हाथों इतनी बुरी तरह से जख्मी ना हुआ होता, तो अर्जुन उसे कभी नहीं मार पाता। इसलिए किसी सेक्रेड ब्लड एलियन का शिकार करने की कोशिश करके अपनी जान खतरे में डालने के मुकाबले अर्जुन को एक प्राइमरी एलियन को म्यूटेंट या सेक्रेड ब्लड एलियन में बदलना ज़्यादा बेहतर लगा। तो इसीलिए आज उसने सीधा पहाड़ों की तरफ जाने की सोची। क्योंकि तांबे के दांत वाले गैंडों का शिकार करके वो पहले ही काफ़ी ज़्यादा खास जीन पॉइंट्स हासिल कर चुका था, इसलिए अब वो इन गैंडों का और ज़्यादा शिकार नहीं कर सकता था। और ना ही वो करना चाहता ही था। यही वजह थी कि इस बार वो किसी दूसरे प्राइमरी एलियन की तलाश में निकला था। उनमें से काफ़ी एलियंस की एनर्जी हासिल करके वो खास जीन पॉइंट्स भी हासिल कर लेगा और उसके बाद एक अधमरे एलियन को मोक्ष आश्रम वापस लाकर उसे एक सेक्रेड ब्लड एलियन में भी बदल देगा। तक्षिका गुफा वो जगह थी जिसे शिकार करने के लिए अर्जुन ने इस बार चुना था। पहाड़ों के बीच मौजूद ये गुफा काफ़ी सुनसान थी, इसलिए यहाँ पर इंसानों का आना जाना ना के बराबर था। उससे भी ज़्यादा खतरनाक बात यह थी कि इस गुफा के अंदर रहने वाले एलियंस प्राइमरी चमकीले बिच्छू थे। तक्षिका गुफा इतनी ज़्यादा पतली और अंधेरी थी कि कभी कभी आग के बावजूद उस गुफा के अंदर मौजूद चमकीले बिच्छू नज़र नहीं आते थे। अगर एक बार इन बिच्छुओं ने डंक मार दिया, तो बस 3 से 5 मिनट में ही इंसान की मौत हो जाती है। इसलिए बहुत ही कम लोग तक्षिका गुफा के चमकीले बिच्छुओं का शिकार करते हैं। पर अर्जुन के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब जब उसके पास पवित्र रक्त शैतानी आत्मा है, तब वो किसी भी चीज का सामना कर सकता है। ये चमकीले बिच्छू उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। चमकीले बिच्छू चुनने के पीछे अर्जुन की अपनी वजह थी। पहली, इस गुफा में वो बाहर के लोगों से आसानी से छुप सकता है। दूसरा, एक चमकीला बिच्छू सिर्फ एक मुट्ठी बराबर होता है, तो अर्जुन के लिए उनकी बॉडीज को मोक्ष आश्रम ले जाना आसान रहेगा। तीसरा, अगर उसकी किस्मत अच्छी रही और उसके हाथ चमकीले बिच्छू की डेविल सोल लग गई, तब तो उसकी लॉटरी लग जाएगी। चमकीले बिच्छुओं की डेविल सोल से बना हथियार एक मिलिट्री नाइफ के जैसा है जो बहुत ही शार्प और जहरीले होते हैं। इसलिए एक प्राइमरी डेविल सोल होने के बावजूद इसकी कीमत एक म्यूटेंट डेविल सोल के बराबर है। गुफा के पास पहुंचकर अर्जुन ने अपने आसपास देखा और जब एक बार उसे इस बात का विश्वास हो गया कि आसपास कोई नहीं है, तो उसने तुरंत ही अपना सुनहरा कवच पहन लिया और गुफा के अंदर चला गया। क्योंकि मोक्ष आश्रम में अभी भी लाइट के मॉडर्न तरीके शुरू नहीं हुए थे, इसलिए अर्जुन को मशाल का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। लेकिन उसके बावजूद मशाल से भी वो बस कुछ ही फीट तक देख पा रहा था। उस पर से जब पत्थरों के माइका से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, तब तो उसके लिए छुपे हुए बिच्छुओं को देखना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। अचानक एक टन की आवाज के साथ अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके पैर से कोई चीज टकराई है। मशाल की रोशनी में जब अर्जुन ने नीचे देखा तो उसे अपनी मुट्ठी के साइज का एक बिच्छू अपने पैर पर डंक मारता हुआ दिखा था। फॉर्चूनेटली, अर्जुन के पैर भी कवच से ढके हुए थे, इसलिए बिच्छू के डंक से उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई। उल्टा उसने खुद उस चमकीले बिच्छू को अपने पैर से मसलकर मार डाला। उस चमकीले बिच्छू के मरते ही अर्जुन के सामने उसकी पॉवर स्क्रीन आ गई जिस पर लिखा था, प्राइमरी एलियन चमकीला बिच्छू मारा गया। आपको कोई डेविल सोल हासिल नहीं हुई। 0 से 10 प्राइमरी जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। अर्जुन ने उस मरे हुए चमकीले बिच्छू को जमीन से उठा लिया और उसे अपने बैग में रखकर गुफा में आगे की तरफ चला गया।
सुनहरे कवच की प्रोटेक्शन के साथ अर्जुन को रास्ते में जो भी चमकीला बिच्छू मिला वो उसे मारता चला गया और तकरीबन 1 घंटे के बाद उसके बैग में करीब 100 चमकीले बिच्छू इकट्ठा हो गए थे। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब अली? आपका क्या होगा? जिस तरह से गाना गाते हुए अर्जुन उन चमकीले बिच्छुओं को मारता हुआ अपने बैग में इकट्ठा कर रहा था, उससे तो ऐसे ही लग रहा था जैसे इन बिच्छुओं को मारने में उसे जरा सी भी तकलीफ नहीं हो रही है। बल्कि जिस तरह से वो गाना गाते हुए उन बिच्छुओं को मार रहा था उससे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी फिल्म का हीरो हो जो गाने गाते हुए विलन्स को मार रहा हो। ये फीलिंग भी कमाल की थी। कुछ महीने पहले तक तो वो ऐसे एलियंस के आसपास आने से भी डरता था और आज देखो, वो गाना गाते हुए इन चमकीले बिच्छुओं को मार रहा था। गोल्डमैन। अचानक से अपना दूसरा नाम सुनकर अर्जुन चौंक जाता है। गोल्डमैन, यानी कि मैं खुद। पर यहाँ ऐसा कौन आ गया? क्या कोई मेरा पीछा कर रहा था? पर कौन? और सबसे बड़ी बात, ये आदमी दोस्त है या दुश्मन? अर्जुन के मन में कई सवाल चल रहे थे, पर उसके पास उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। तक्षिका गुफा के अंदर किसी इंसान का होना और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात उस इंसान का अर्जुन को गोल्डमैन के रूप में पहचानना, दोनों ही सिचुएशन अर्जुन के लिए खतरे से खाली नहीं था। अंजना, अर्जुन के कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि गुफा के अंदर उसका सामना अंजना शेरगिल से होगा। पर सवाल ये था कि अंजना यहाँ पर कर क्या रही थी? कहीं ये उस सेक्रेड ब्लड डेविल सोल और गियर के लिए मेरा पीछा तो नहीं कर रही? ये ख्याल आते ही अर्जुन तुरंत ही उल्टे पांव वहां से भागने लगता है। वैसे भी जब से गलती से उसने अंजना के पीछे वार किया है, तब से उसे अंजना से बात करना तो दूर, उसके सामने आने से भी डर लगता है। उस पर से इस वक्त पूरा मोक्ष आश्रम गोल्डमैन को ढूंढ रहा है। खुद अंजना भी गोल्डमैन की तलाश में है। तो ऐसे में अर्जुन का अंजना से सामना होना और भी खतरनाक है। नहीं रुको, देखो, मुझे तुम्हारे और महागुरु की दुश्मनी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ। और वैसे भी इस वक्त मैं जिस हालत में हूँ, उसमें मैं अगर चाहूँ भी तो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसलिए प्लीज रुक जाओ। अर्जुन को भागता हुआ देखकर अंजना जल्दी से उसे रोकते हुए कहती है। अंजना की बात सुनकर अर्जुन के कदम वहीं के वहीं रुक गए और जब वो अंजना की तरफ मुड़ा तो उसने देखा कि अंजना की एड़ी बुरी तरह से जख्मी और सूजी हुई थी। अर्जुन को ये समझते देर नहीं लगी कि अंजना को किसी चमकीले बिच्छू ने डंक मारी है। पर फिर ये अभी तक जिंदा कैसे है? मैं तो यहाँ 1 घंटे से हूँ और एक बात तो श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अंजना को इस बिच्छू ने इस 1 घंटे में तो नहीं ही काटा है। इसका मतलब अंजना को ये चोट मेरे आने से पहले लगी है। फिर इसको अभी तक इसे कुछ हुआ क्यों नहीं? अंजना की हालत देखकर अर्जुन कंफ्यूज था। पर फिर उसे अचानक से याद आया कि वो अंजना शेरगिल की बात कर रहा है। वो अंजना शेरगिल जो इस टाइटन ग्रह पर सालों से है। तो जाहिर है कि उसके पास खजानों की कमी नहीं होगी। साथ ही साथ उसके पास मैक्सिमम सीक्रेट जीन पॉइंट्स और ना जाने कितनी म्यूटेंट डेविल सोल होंगी। इस समय भले ही वो जख्मी है और उसकी चोट भी काफी सीरियस लग रही है, पर फिर भी उसके पास इतने जीन पॉइंट्स हैं कि इन बिच्छुओं का जहर उसे मारेगा नहीं। पर हाँ, अंजना की लड़ने की एबिलिटी जरूर अफेक्ट हुई है। बल्कि ऐसी हालत में उसके पीछे भागना तो दूर, अंजना अपना पैर हिला भी नहीं सकती। यानी कि कुल मिलाकर अंजना उसे नुकसान तो नहीं पहुंचा पाएगी। भले ही अंजना के ऊपर पीछे से अटैक किया था, पर उसने भी तो मुझे तुरंत पलटकर मारा था। जबकि मैंने तो उसे जानबूझकर मारा भी नहीं था। फिर भी इतने महीनों में उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। उसकी वार्निंग की वजह से ही आज पूरा मोक्ष आश्रम मुझसे दूर भागता है। अगर इस समय मैं इसकी हालत देखकर इसे ब्लैकमेल करूं, तो इसमें गलत क्या होगा? बल्कि वो तो इतने महीने मैंने अंजना की वजह से जो सहा है उसका कॉम्पेंसेशन ही होगा। अर्जुन ध्यान से अंजना को ऊपर से नीचे देखते हुए सोचता है। आफ्टर ऑल अर्जुन कोई भगवान तो है नहीं। वो भी एक इंसान ही है और एक आम इंसान की ही तरह वो भी इस मौके का फायदा उठाकर अंजना के साथ अपना हिसाब चुकता करना चाहता था।
पर एक बात जो अर्जुन नहीं समझ पाया था वो ये थी कि अंजना ताकतवर और खूबसूरत होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी थी। इसलिए उसे अर्जुन उर्फ गोल्ड मैन के इरादे भांपते देर नहीं लगी। अगले ही पल अंजना ने एक तितली के शेप की डेविल्स सोल को बुलाया और उस सोल ने अंजना के हाथ में आते ही तुरंत एक पर्पल रंग के खंजर का शेप ले लिया। तुम इस खंजर का नाम पता है? अंजना मुस्कुराते हुए पूछती है। मुझे नहीं पता, अर्जुन तुरंत ही जवाब देता है। अंजना की इस मुस्कुराहट के पीछे अर्जुन को उसके इरादे साफ नजर आ रहे थे। तुम अगर मुझे चोट पहुंचाने का सोचेगे भी तो बचोगे तुम भी नहीं। वैसे भी उस खंजर की चमक देखकर अर्जुन इतना तो समझ गया था कि अंजना ने उस खंजर को उसकी खूबसूरती के लिए तो नहीं ही बुलाया है। ये जरूर ही कोई म्यूटेंट डेविल्स सोल है या उससे भी बेहतर शायद एक सेक्रेड ब्लड डेविल्स सोल है। ये खंजर एक खतरनाक तितली की डेविल्स सोल से बना है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग जहर से लिसा हुआ है। इसी ये शाप होने के साथ साथ जहरीला भी है। अब तुम खुद ही सोचो क्या तुम्हारा कवच मेरे इस खंजर के वार को रोक पाएगा? अंजना के चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट थी पर अर्जुन को उस मुस्कुराहट के पीछे का राज पता था। ये तो अच्छा हुआ कि अर्जुन का चेहरा पूरी तरह से कवच से ढका हुआ था, नहीं तो शायद अंजना को अर्जुन का एम्बैरस चेहरा दिख जाता। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मैं तुम्हें जानता ही कितना हूं जो तुम्हें चोट पहुंचाने का सोचूंगा। हम आज ही तो मिले हैं और मेरी तुमसे किसी भी तरह की दुश्मनी भी नहीं है। तो फिर मैं तुम्हें चोट क्यों पहुंचाऊंगा? अर्जुन जानता था कि उसका सेक्रेड ब्लड कवच शायद इस सेक्रेड ब्लड हथियार का वार नहीं सह पाएगा। इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वो और अंजना वाकई में किसी भी तरह के दुश्मन नहीं है। अंजना ने सिवाय कुछ धमकियां देने के अलावा और कुछ नहीं किया है। परेशान तो उसे सबसे ज्यादा महागुरु और उसके गैंग ने किया है। तो उस हिसाब से तो अंजना नहीं बल्कि उसका दुश्मन महागुरु और उसकी गैंग है। मैं चल नहीं सकती। अगर तुम मुझे इस गुफा के बाहर सेफली ले जाते हो तो मैं तुम्हें एक शानदार इनाम दूंगी। अंजना ने मुस्कुराते हुए अपना खंजर वापस रख लिया। वो समझ गई थी कि कम से कम अब उसे गोल्ड मैन से तो कोई खतरा नहीं है। पर तुम यहाँ पर अकेले कर क्या रही हो? मेरा मतलब है ऐसी खतरनाक जगह पर तुम्हारा अकेले आना डेंजरस नहीं है। कम से कम अपने साथ कुछ लोगों को तो लेकर आना चाहिए था ना। अर्जुन अंजना की बात पर तुरंत अग्री नहीं होता है। बल्कि वो तो इस बात को जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस था कि आखिर अंजना गुफा में इतनी दूर तक आई कैसे। रास्ते में तो अर्जुन को एक भी मरा हुआ चमकीला बिच्छू नहीं दिखा। फिर कैसे? तुम भी तो यहाँ अकेले आए हो। मैंने तो तुमसे ये सवाल नहीं किया। जस्ट बिकॉज मैं लड़की हूँ, तो क्या मैं अकेले इन ताकतवर एलियंस का शिकार नहीं कर सकती? खैर, मैं बस एक म्यूटेंट चमकीले बिच्छू को मारना चाहती थी, पर ये चमकीले बिच्छू मैंने जितना सोचे थे उससे कहीं ज्यादा खतरनाक निकले। जैसे ही मेरी खुशबूदार अगरबत्ती बुझना शुरू हुई इन बिच्छुओं ने मुझ पर अटैक करना शुरू कर दिया। और जब मेरी खुशबूदार अगरबत्ती पूरी तरह से बुझ गई तब मेरा इस गुफा से निकलना नामुमकिन हो गया। क्योंकि मेरी खुशबूदार अगरबत्ती बुझ गई थी इसलिए प्राइमरी बिच्छुओं ने भी मुझसे डरना बंद कर दिया। हालांकि प्राइमरी बिच्छुओं का सामना करने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई लेकिन फिर एक म्यूटेंट चमकीले बिच्छू ने मुझे डंक मार दी। उसके बाद तो मेरा इस गुफा से निकलना और भी ज्यादा नामुमकिन हो गया। अंजना गोल्डमैन उर्फ अर्जुन से कहती है और कहीं न कहीं उसकी हालत देखकर अर्जुन को उसके लिए बुरा लगने लगता है। तुम ही हो न वो तो पैसे के लिए जय को सामान बेचते हो। मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। बदले में तुम जो भी कीमत मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। अर्जुन को सोच में खड़ा देखकर अंजना एक बार फिर से उससे कहती है। आफ्टर ऑल गोल्ड मैन से उसका कोई रिश्ता थोड़ी ना है जो वो बिना किसी कीमत के अंजना की मदद करेगा। तो क्या तुम्हें एक म्यूटेंट चमकीले बिच्छू ने डंक मारी है? ओ गॉड! अर्जुन हैरानी से अंजना को देखता है। ये लड़की अर्जुन ने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, अगर मुझे किसी प्राइमरी चमकीले बिच्छू ने डंक मारी होती तो मैं तुमसे मदद के लिए कहती भी नहीं।
अंजना इस तरह से कहती है मानो उसके लिए ये कोई बड़ी बात ना हो। अर्जुन जानता था कि अंजना की खुशबूदार अगरबत्ती ने ही इन बिच्छुओं को उससे दूर रखा था। तो जाहिर है कि अंजना ने ये सोचा होगा कि गोल्डमैन उर्फ अर्जुन ने भी यही तरीका अपनाया होगा। पर जो बात अंजना नहीं जानती थी वो ये थी कि अर्जुन ने सभी चमकीले बिच्छुओं को मारकर यहाँ तक का रास्ता तय किया था। इसलिए अब वहाँ एक भी चमकीला बिच्छू नहीं बचे हैं। अगर उसे पता होता तो शायद वो खुद ही चलकर यहाँ से चली जाती। तो क्या उस म्यूटेंट बिच्छू को तुमने मारा नहीं? एक बार फिर अर्जुन अंजना की बात मानने के बजाय उसी से सवाल करता है। हाँ, मैंने उसे मारा था पर मुझे कोई डेविल सोल हासिल नहीं हुई। और जिस तरह से इस जगह पर बिच्छू भरे पड़े हैं, ऐसे में कोई भी इनकी एनर्जी भी हासिल नहीं कर सकता। अंजना गहरी सांस लेते हुए कहती है। कहीं न कहीं अब उसका पेशेंस जवाब दे रहा था। वो पहले ही काफी दर्द में थी। उस पर से गोल्डमैन उसकी मदद करने के बजाय उससे सवाल और जवाब कर रहा है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें इस गुफा के बाहर ले जाऊंगा। लेकिन बदले में मुझे पैसे नहीं बल्कि एक म्यूटेंट डेविल सोल चाहिए। अर्जुन अंजना को अपना फाइनल ऑफर देता है और उसकी बात सुनकर अंजना उसे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखती है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही लालची हो? अंजना ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए अर्जुन से कहा। उसे लगा था कि गोल्डमैन सिर्फ पैसों के लिए ही उसकी मदद करने को तैयार हो जाएगा। पर उसके तो कुछ और ही इरादे हैं। मिस अंजना, तुम्हारे लिए एक म्यूटेंट डेविल सोल कौन सी बड़ी चीज है? खुद ही सोचो, क्या तुम्हारी जिंदगी एक म्यूटेंट डेविल सोल से बढ़कर है? अर्जुन हल्का सा स्माइल करते हुए कहता है। अर्जुन के कवच की वजह से अंजना को उसकी स्माइल तो नहीं दिख रही थी, पर उसकी टोन सुनकर अंजना को ऐसा लग रही था जैसे मानो कि वो उसका मजाक बना रहा हो। अर्जुन ने अंजना को गुफा से बाहर ले जाने के लिए अपनी शर्तें रखीं और कोई और विकल्प न होने पर अंजना ने उसकी बात मान ली। अंजना ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो। बहुत अच्छे। तो ये रही डील। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें सही सलामत इस गुफा से बाहर निकालूंगा। अर्जुन ने अंजना की ओर अपना हाथ बढ़ाया। और अगर तुम अपना वादा पूरा नहीं कर पाए तो? अंजना ने अर्जुन के बढ़े हुए हाथ को देखकर कहा। ये गोल्डमैन का कमिटमेंट है मैडम। और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली, तो फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। अर्जुन की बात सुनकर अंजना ने अजीब सा मुंह बनाया और मन में सोचा, यह आदमी थोड़ा ज्यादा ही फिल्मी नहीं है? ठीक है मिस्टर कमिटमेंट मैन, अब ये डायलॉग बाजी बंद करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अंजना ने अर्जुन से हाथ मिलाया और अर्जुन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। अर्जुन को अंजना से बात करना अच्छा लग रहा था, और वह उसकी मदद करना चाहता था। लेकिन क्या इन दोनों का रिश्ता यहाँ से कोई नया मोड़ लेगा? अर्जुन जानता था कि अंजना अभी उससे इतने अच्छे से बात कर रही है क्योंकि वह उसे गोल्डमैन समझ रही है। पर जब उसे पता चलेगा कि गोल्डमैन ही अर्जुन है, तो क्या होगा? ये देखना दिलचस्प होगा। गुफा के अंदर का सफर। अब तुम जा कहाँ रहे हो? अर्जुन को वापस जाते देख अंजना ने पूछा। जो म्यूटेंट चमकीला बिच्छू तुमने मारा है उसकी लाश लेने। उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। अर्जुन ने जवाब दिया और आगे बढ़ने लगा। अरे, पर वहां तो बहुत सारे बिच्छू हैं और तुम ऐसे ही जा रहे हो। तुम्हें खुशबूदार अगरबत्ती नहीं चाहिए क्या? अंजना ने हैरान होकर पूछा। मर्द को कभी दर्द नहीं होता? अर्जुन चिल्लाकर कहता है और बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। अरे लेकिन फिर भी वो बिच्छू बहुत खतरनाक हैं। गोल्डमैन, सुनो तो। अंजना पीछे से आवाज देती रह गई, पर तब तक अर्जुन उसकी नजरों से दूर जा चुका था। अजीब आदमी है। अपने आप को कोई सुपर हीरो समझता है क्या? अगर इसे कुछ हो गया तो मुझे यहाँ से बाहर कौन निकालेगा? अर्जुन का जिद्दी रवैया देखकर अंजना ने गुस्से में सोचा। थोड़ी देर बाद अर्जुन वापस आया, सुरक्षित, और उसके हाथ में 1 फुट लंबा नीले रंग का मरा हुआ म्यूटेंट बिच्छू था। अंजना समझ गई कि उसने सभी बिच्छुओं को मार दिया है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, स्मार्ट गर्ल, और अपने बैग से सभी मरे हुए बिच्छुओं को बाहर निकाला।
अंजना हैरान थी कि एक इंसान अकेले इतने सारे बिच्छुओं को कैसे मार सकता है। अर्जुन ने सबसे पहले म्यूटेंट बिच्छू रखा और फिर प्राइमरी बिच्छुओं को भरना शुरू कर दिया। जो बिच्छू बच गए थे, अर्जुन ने उनकी एनर्जी हासिल कर ली। पास बैठी अंजना अर्जुन को ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई एलियन हो। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा। तुम्हारे सामने एक लड़की बैठी है और तुमने उसे एक भी बिच्छू की एनर्जी ऑफर करने के बजाय अकेले ही सभी प्राइमरी बिच्छुओं की एनर्जी हासिल कर ली। अंजना ने कहा, देखोगी भी नहीं। मेरे जैसे रोज रोज थोड़ी ना पैदा होते हैं। और वैसे भी मैं कोई यहाँ तुम्हारे साथ डेट पर नहीं आया हूँ जो तुम्हें अटेंशन दूं। ये सारे प्राइमरी बिच्छू मैंने मारे थे तो जाहिर है इसकी एनर्जी भी मैं ही हासिल करूंगा। अर्जुन का दो टूक जवाब सुनकर अंजना चुप हो गई। अब मुंह मत बनाओ और चलो। अर्जुन अंजना के बगल में जाकर झुक गया। अब जब वहां पर कोई भी बिच्छू नहीं है, तो मैं खुद ही चलकर जा सकती हूँ। अंजना को अर्जुन की पीठ पर बैठना अजीब लग रहा था, क्योंकि लोग उसके सामने आने से भी डरते थे। देखो, इतना मत सोचो। मैं तुम्हें गिराऊंगा नहीं। तुमने वादा किया है कि तुम मुझे एक म्यूटेंट डेविल सोल दोगी। अब तुम अपने वादे से पीछे नहीं हट सकती। वैसे भी अभी कुछ मिनट पहले तुम ही कंप्लेंट कर रही थी न कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ। तो क्यों न अपने जख्मी पैर के साथ मेरी सर्विस और मेरा ध्यान एंजॉय करो। अर्जुन ने अंजना से कहा। हाँ, क्यों नहीं। कुछ देर सोचने के बाद अंजना धीरे से उठी और सावधानी से अर्जुन की पीठ पर सवार हो गई। कवच की वजह से अर्जुन अंजना की नर्म देह को महसूस नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये भी सही था। किसने सोचा था कि जिस अंजना के सामने जाने से भी वह डरता है, उसी अंजना को वह इस तरह अपनी पीठ पर बिठाकर घूमेगा। अर्जुन के लिए ये किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था, बस एक रोमांटिक बैकग्राउंड म्यूजिक की कमी थी। अगर महागुरु इस समय अर्जुन यानी गोल्डमैन को इस तरह देख लेता, तो उसकी नफरत की कोई हद ही नहीं रहती। अंजना का वजन ज्यादा नहीं था, इसलिए अर्जुन को उसे लेकर चलने में कोई परेशानी नहीं हुई। कुछ ही मिनटों में वे तक्षक गुफा से बाहर आ गए। अंजना अभी भी अर्जुन की पीठ पर ही थी। अर्जुन ने उससे पूछा, तो कहाँ जाना है तुम्हें? अंजना ने धीरे से जवाब दिया, मोक्ष आश्रम। और अर्जुन उसे लेकर मोक्ष आश्रम की तरफ जाने लगा। अंजना ये स्वीकार नहीं करना चाहती थी, पर उसे यह स्पेशल ट्रीटमेंट अच्छा लग रहा था। भले ही अर्जुन ये किसी भी वजह से कर रहा हो, पर इस छोटे से इशारे ने अंजना के दिल को छू लिया था। लगभग 1 घंटे बाद वे मोक्ष आश्रम के पास पहुंच गए। अर्जुन ने अंजना को धीरे से अपनी पीठ से उतारा और कहा, इसके आगे मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तुम्हें पता ही है कि इस समय मोक्ष आश्रम में क्या हालात हैं। यहाँ से तुम्हें अपना रास्ता खुद तय करना होगा। अंजना समझ गई और सिर हिलाकर सहमत हो गई। अर्जुन ने अंजना से अपनी म्यूटेंट डेविल सोल मांगी, और अंजना ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे एक काले रंग की बिल्ली के आकार की डेविल सोल दे दी। अंजना ने अर्जुन से सेक्रेड ब्लड डेविल सोल और गियर के बारे में पूछा, जिसके लिए उसने जय के हाथों एक संदेश भेजा था। अर्जुन ने सेक्रेड ब्लड गियर की कीमत पूछी। अंजना ने 2 करोड़ रुपए देने की पेशकश की, जिसे अर्जुन ने बहुत कम बताया। दोनों के बीच सौदेबाजी चलती रही। आखिर में अंजना ने 6 करोड़ रुपए का अंतिम प्रस्ताव रखा। ठीक है, तो पैसे तैयार रखना। मैं जय को बता दूंगा कि पैसे उसे कब और कहां लाने हैं। इतना कहकर अर्जुन वहां से जाने लगा। अंजना ने उसे रोकने की कोशिश की और 20 करोड़ रुपए में सेक्रेड ब्लड डेविल सोल बेचने की बात कही, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया और चला गया। मोक्ष आश्रम में वापसी और दक्ष से सामना। अर्जुन के जाने के बाद अंजना सोच में पड़ गई। वह हैरान थी कि यह गोल्डमैन कौन है, जो इतना रहस्यमय और शक्तिशाली है। वह ये भी सोच रही थी कि जय इस आदमी से इतना प्रभावित क्यों है। अर्जुन ने अंजना की नजरों से दूर होते ही अपना कवच उतारा और अपने असली रूप में मोक्ष आश्रम की तरफ निकल पड़ा। उसकी किस्मत अच्छी थी कि गेट पर महागुरु और उसके साथी नहीं थे। लेकिन गेट पर एक बार फिर उसका सामना दक्ष और उसके साथियों से हो गया।
दक्ष के एक साथी ने अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें एक बार फिर से देखकर अच्छा लगा सनकी। बैग तो बड़ा भारी लग रहा है तुम्हारा। आज कितने म्यूटेंट एलियंस का शिकार किया? एक, अर्जुन ने बिना किसी भाव के जवाब दिया। दक्ष के साथी हंसने लगे और दक्ष ने एक बार फिर सबके सामने अर्जुन को पहचानने से इनकार कर दिया। अर्जुन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उन लोगों को अनदेखा किया और अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। अर्जुन अपने कमरे के अंदर जाने ही वाला था कि तभी कोई उसे खींचकर एक सुनसान कोने में ले गया। वह और कोई नहीं, दक्ष था। अर्जुन, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हें यहाँ सब सनकी बुलाते हैं। आखिर तुमने यहाँ इतने कम समय में इतनी गड़बड़ कैसे की? और सबसे जरूरी बात, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तुम तो पृथ्वी ग्रह के किसी दूसरे शहर में जॉब करने गए थे ना? फिर यहाँ कैसे? दक्ष ने सवालों की झड़ी लगा दी, पर अर्जुन चुपचाप खड़ा रहा। अब चुप क्यों खड़े हो? जवाब दो। अभी यहाँ आए तुम्हें कुछ ही महीने हुए हैं और तुमने अंजना शेरगिल और महागुरु दोनों के गैंग्स के साथ दुश्मनी मोल ले ली। ऐसा कर भी कैसे लिया तुमने? अर्जुन को चुपचाप खड़ा देखकर दक्ष परेशान हो रहा था। मैं ये सब करना नहीं चाहता था। अर्जुन के पास दक्ष के हर सवाल का बस यही एक जवाब था, जिससे दक्ष और भी चिढ़ गया। दक्ष ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, मुझे उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानता हूं कि अगर किसी को पता चला कि मैं तुम्हारा भाई हूं, तो मेरा हाल भी तुम्हारे जैसा ही हो जाएगा। अपनी की हुई बेवकूफियों के जिम्मेदार तुम खुद ही हो और मैं उनका हिस्सा नहीं बनना चाहता। इसलिए अगर तुमने किसी को भी बताया कि तुम मेरे भाई हो या मुझे जानते हो, तो तुम्हारे लिए यह अच्छा नहीं होगा। तुमने तो अपना बेड़ा गर्क कर ही रखा है, पर मैंने यहाँ अभी अभी शुरुआत की है और मुझे बहुत आगे जाना है। इसलिए मुझसे दूर ही रहना। जरूर, वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें अपना भाई कहने का। अर्जुन दक्ष को बहुत अच्छे से जानता था और उसे पता था कि दक्ष से किसी भी तरह के समर्थन की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए उसने दक्ष की बात तुरंत मान ली। दक्ष इस डर से कि कहीं कोई उसे अर्जुन के साथ देख न ले, तुरंत वहां से चला गया। अर्जुन ने उसे जाते हुए देखा और सोचा, पता नहीं इसको किस बात का डर है। मैं कौन सा मरा जा रहा हूं पूरी दुनिया को ये बताने के लिए कि ये मेरा भाई है। खैर छोड़ो, मुझे इससे या इसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सोचकर वह अपने कमरे की तरफ निकल गया। गोल्डमैन की डील और पैसों की वापसी। अपने कमरे में पहुंचकर अर्जुन ने म्यूटेंट चमकीले बिच्छू को अलग किया और बाकी सभी बिच्छुओं को जय को बेचने का फैसला किया। आधी रात को अर्जुन ने मरे हुए बिच्छुओं से भरा एक बैग और एक नोट जय के कमरे के बाहर रख दिया। जय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसे वह बैग मिला। नोट में लिखा था, तुम्हारी बॉस से मेरी डील हो गई है। कल फुर्तीले टिड्डों के इलाके में इन चमकीले बिच्छुओं की कीमत और अंजना से डील के पैसे लेकर पहुंच जाना। अगले दिन जय अंजना के दिए हुए 6 करोड़ रुपये और बिच्छुओं के 80 लाख रुपये लेकर फुर्तीले टिड्डों के इलाके में पहुंचा। अर्जुन भी वहां पहुंच गया और उसने बिना देरी किए पैसे ले लिए। अर्जुन की आंखों में नोटों के बंडल देखकर चमक आ गई। उसने इतने पैसे एक साथ कभी नहीं देखे थे। अर्जुन को अपनी इस खुशी को अपनी माँ और बहन के साथ साझा करने की जल्दी थी। इसलिए उसने फिर से घर जाने का फैसला किया। इतने पैसों को मोक्ष आश्रम में रखना सुरक्षित नहीं था और वह नहीं चाहता था कि किसी को उस पर शक हो। घर वापसी और माँ के लिए सरप्राइज। अर्जुन जानता था कि घर पर भी खतरा था, क्योंकि उसके परिवार की स्थिति सुधरते देख रिश्तेदारों को शक हो सकता था। लेकिन उसने सोचा कि दक्ष तुरंत पृथ्वी ग्रह वापस नहीं जाएगा और आधुनिक संचार के साधनों के अभाव में वह फोन पर कुछ नहीं बता पाएगा। इसलिए फिलहाल पैसों को घर ले जाना ही सही था। बहुत देर तक सोचने के बाद अर्जुन ने सभी पैसों को घर ले जाने का फैसला किया। अगले ही दिन वह टेलीपोर्ट स्टेशन गया और अपने शहर पहुंच गया। माँ, अनुजा, जल्दी आओ, मुझे आप दोनों को कुछ दिखाना है। घर पहुंचते ही अर्जुन ने अपनी माँ और बहन को आवाज दी। अर्जुन को अचानक वहां देखकर उसकी माँ, प्रेरणा रहेजा, चौंक गईं।
पर यह आश्चर्य उस आश्चर्य के आगे कुछ भी नहीं था जो उन्हें अभी कुछ मिनटों के बाद मिलने वाला था। अपने सामने बेड पर बिखरे हुए नोटों के बंडल को देखकर प्रेरणा रहेजा यानी अर्जुन रस्तोगी की मां हैरत में आ गईं और उन्होंने पूछा, अर्जुन, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कहीं तुम? अर्जुन ने अपनी मां को समझाया, मां, रिलैक्स हो जाए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जैसा आप सोच रही हैं। मैंने कहा था ना आपको कि मैं डॉक्टर खुराना की ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता हूँ। तो ये पैसे मुझे मेरा प्रोजेक्ट पूरा करने पर मिले हैं। अर्जुन की बात सुनकर प्रेरणा रहेजा थोड़ी शांत हुई, पर अभी भी पूरी तरह से निश्चिंत नहीं थी। अर्जुन जानता था कि उसे यह बहाना ज्यादा दिन नहीं चला पाएगा और उसे जल्द से जल्द टाइटन ग्रह पर अपना एक स्टेटस हासिल करना होगा। भैया, ये इतने सारे पैसे हमारे हैं? अनुजा ने मासूमियत से पूछा, और अर्जुन ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। अर्जुन ने अपनी मां को बताया कि वह इन पैसों से अनुजा का भविष्य सुरक्षित करना चाहता है और घर की हालत ठीक करना चाहता है। अर्जुन की परिपक्वता, मैच्योरिटी देखकर प्रेरणा रहेजा को उस पर गर्व महसूस हुआ, लेकिन साथ ही उन्हें अपराध बोध भी हुआ। आई एम सॉरी अर्जुन, मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख पाई। और इतनी कम उम्र में ही मैंने तुम पर इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां डाल दी। प्रेरणा रहेजा ने कहा, लेकिन अर्जुन ने उन्हें दिलासा दिया और कहा कि अब यह उसकी बारी है कि वह अपना योगदान दे। क्रिस्टल होटल में डिनर। वातावरण को हल्का करने के लिए अर्जुन ने सुझाव दिया कि वे बाहर डिनर के लिए चलें। उसकी मां ने कहा कि बाहर जाने की क्या जरूरत है, पर अर्जुन ने कहा, बस एक बार मां। और अनुजा को गोद में उठाकर उन्हें बाहर ले आया। बाहर निकलने से पहले प्रेरणा रहेजा ने अर्जुन को चेतावनी दी कि वह किसी से भी इन पैसों के बारे में बात न करे, ताकि उसके साथ भी उसके पिता जैसा कुछ न हो। अर्जुन ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह किसी से कुछ नहीं बताएगा। उन्होंने डिनर के लिए होटल क्रिस्टल जाने का फैसला किया, जो शहर का सबसे महंगा रेस्तरां था। अर्जुन को याद था कि बचपन में वह अपने पिता के साथ यहाँ आया करता था। जब वे होटल पहुंचे तो सभी सीटें भरी हुई थीं और आइसक्रीम काउंटर पर एक लंबी लाइन लगी हुई थी। अर्जुन ने खिड़की से देखा कि दूसरी मंजिल खाली है। वह अपनी मां और बहन को वहां बैठने के लिए कहने लगा और खुद लाइन में लगने वाला था, तभी सीढ़ियों पर ही एक वेटर ने उन्हें रोक लिया। अर्जुन अपनी मां और बहन को रेस्तरां की दूसरी मंजिल पर ले जा रहा था, तभी एक वेटर ने उन्हें रोक दिया। वेटर ने कहा, आई एम सॉरी, लेकिन आप ऊपर नहीं जा सकते। अर्जुन ने वजह पूछी तो वेटर ने दीवार पर लगे नोटिस की तरफ इशारा किया, जिस पर लिखा था, केवल वीआईपीएस के लिए। अर्जुन को समझ आ गया कि वह और उसका परिवार आम लोग हैं और उन्हें वहां जाने की अनुमति नहीं है। अर्जुन की मां, प्रेरणा रहेजा, ने कहा कि उन्हें बैठने की जरूरत नहीं है और वे डिनर पैक करवा लेंगे। अर्जुन अपनी मां को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बहस नहीं की और पैक करवाने के लिए चला गया। लेकिन ये बात उसके दिल में बैठ गई। उसके अंदर एक नया जुनून जाग गया कि वह भी वीआईपी स्टेटस हासिल करेगा। वह मन ही मन कहने लगा, बहुत जल्द मेरे पास भी यह सब कुछ और इससे कहीं ज्यादा होगा। फिर देखता हूँ कि यह नोटिस मुझे दूसरी मंजिल पर जाने से कैसे रोकती है, तब तो खुद इस रेस्तरां का मालिक भी मुझे रोक नहीं पाएगा। अब अर्जुन का लक्ष्य सिर्फ टाइटन ग्रह पर ही नहीं, बल्कि पृथ्वी ग्रह पर भी अपनी एक अलग पहचान बनाना था। नया टेलीपोर्टेशन स्टेशन। अगली सुबह अर्जुन एक नए जोश के साथ टाइटन ग्रह वापस जाने के लिए तैयार हो गया। डॉक्टर खुराना ने उसे बताया कि इस बार वह एक अलग तरीके से जाएगा। अलग तरीके से मतलब? आप मुझे अंतरिक्ष यान से भेजने की तो नहीं सोच रहे हैं ना? अर्जुन ने पूछा। डॉक्टर खुराना हंसे और बोले, नहीं नहीं, तुम टेलीपोर्टेशन तकनीक के जरिए ही जाओगे, बस तरीका थोड़ा अलग होगा। ये सुनकर अर्जुन थोड़ा नाराज हो गया, क्योंकि डॉक्टर खुराना हमेशा पहेलियों में बात करते थे। डॉक्टर खुराना उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तीसरी मंजिल पर ले गए, जहां एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म था और वहां एक ट्रेन खड़ी थी। अर्जुन को लगा जैसे वह दिल्ली के किसी मेट्रो स्टेशन पर है। डॉक्टर खुराना ने समझाया कि यह उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नया टेलीपोर्ट स्टेशन है, जिसे हाल ही में विकसित किया गया है।
उन्होंने ये भी बताया कि यह तरीका पुराने टेलीपोर्टेशन डिवाइस से ज़्यादा सुरक्षित और विश्वसनीय है, क्योंकि पुराने डिवाइस में कुछ समस्याएं आ रही थीं। अर्जुन को डॉक्टर खुराना की बात सुनकर हैरानी हुई, पर वह समझ गया कि अब उसे इसी नई तकनीक से यात्रा करनी होगी। उसने डॉक्टर खुराना से पास मांगा, जिसे उन्होंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा दिया। डॉक्टर खुराना ने अर्जुन के हाथ में पास थमाया और कहा, जल्दी जाओ, नहीं तो अगर ये ट्रेन छूट गई तो अगली ट्रेन 3 घंटे बाद ही मिलेगी। अर्जुन ने पास लिया और ट्रेन की ओर चल दिया। उसे जाते हुए देखकर डॉक्टर खुराना गंभीर हो गए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि उन्होंने अर्जुन से झूठ बोला है, क्योंकि उसकी जान खतरे में है और उसे बचाने के लिए ये ट्रेन यात्रा ही सबसे सुरक्षित तरीका था। ट्रेन में बहुत भीड़ थी। अर्जुन एक कोने में खड़ा था और सोच रहा था कि अब उसे टाइटन ग्रह पर ही नहीं, बल्कि पृथ्वी पर भी अपना एक स्टेटस बनाना है। अचानक ट्रेन में एक जोरदार झटका लगा और कई यात्री गिर गए। अर्जुन भी अपना संतुलन खो बैठा और एक लड़की के ऊपर जा गिरा। उसके हाथ गलती से उस लड़की के सीने पर थे। यह एहसास होते ही अर्जुन ने तुरंत अपने हाथ हटा लिए। लड़की चिल्लाई, दूर हटो मुझसे यू इडियट, और उसने गुस्से में अर्जुन को कोहनी मारी। अर्जुन के हाथ में बहुत दर्द होने लगा। लड़की उसे नफरत भरी निगाहों से देख रही थी। अर्जुन ने उसे पहचान लिया। वह और कोई नहीं, अंजना शेरगिल थी। अर्जुन मन ही मन अपनी किस्मत को कोसने लगा। अरे यार, क्यों? जितनी मैं इस लड़की से दूर रहने की कोशिश करता हूँ, यह उतना ही मेरे सामने आ जाती है। टाइटन में मेरे गोल्डमैन वाले रूप से टकरा गई थी और यहाँ पर मेरे अर्जुन वाले रूप से। अंजना का गुस्सा और अर्जुन की सफाई। अंजना भी अर्जुन को देखते ही पहचान गई और वह उसे देखकर घृणा से भर गई। उसने कोई सीन नहीं बनाया, पर उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। अर्जुन को लगा कि वह उसे एक घटिया इंसान समझ रही है। जैसे ही मोक्ष आश्रम का स्टेशन आया, अर्जुन तुरंत ट्रेन से उतर गया, बस अंजना से दूर भागने के लिए, पर अंजना भी उसके पीछे पीछे उतर गई। अंजना ने चिल्लाकर कहा, रुको, तुम वाकई में एक घटिया, आवारा और ठरकी इंसान हो। अर्जुन ने कहा, तुम थी न वहां पर? तुमने देखा वहां पर क्या हुआ? मेरी कोई गलती नहीं थी। ट्रेन में झटका लगा था और मैं गिर गया। ये सिर्फ एक संयोग था कि मैं तुम पर गिरा। ये पहली बार था जब अर्जुन ने अंजना से सीधे बात की थी। अंजना ने पूछा, अगर मेरी जगह तुम होते तो क्या तुम विश्वास करते? अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। वह जानता था कि अंजना सही कह रही है। वह भी ऐसी स्थिति में यही सोचता। अर्जुन को गुस्सा आने लगा। वह बोला, तो तुम क्या चाहती हो? मैं यहाँ तुम्हारे पैरों पर पड़कर माफी मांगूं? अंजना का गुस्सा और बढ़ गया। तुम सचमुच एक बहुत ही घटिया इंसान हो। अभी भी तुम्हें अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।